नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपके मन में भी आनंद छा जाएगा। करीब 1000 साल पुरानी बात है। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। बाहर आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजा भोज खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान और कला प्रेमी थे। वो बाहर का नज़ारा देख रहे थे, तभी उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने दरबार में बैठे बड़े बड़े पंडितों और कवियों की ओर देखा और एक चुनौती फेंकी। बोले, विद्वानों, आप सबने श्रृंगार रस की कविताएं सुनाई, लिखी, वीरता रस के किस्से सुनाए, न जाने कितने किस्से लिखे, लेकिन क्या कोई ऐसा कवि है जो इस समय बाहर हो रही बारिश को, उसकी आवाजों को और उसी डर को हूबहू शब्दों में पिरो सके? मैं चाहता हूं कि जब कविता पढ़ी जाए तो मुझे अर्थ से ज्यादा बारिश का शोर सुनाई दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान अपनी पोथियां पलटने लगे। कोई बादलों को कृष्ण वर्ण कहता तो कोई इंद्र का गज की उपमा देकर बादलों का वर्णन करता। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें वह महसूस नहीं हो रहा था जो वो शायद महसूस करना चाह रहे थे। तभी कोने में बैठे महाकवि कालिदास मुस्कुराए और खड़े हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं शास्त्र नहीं प्रकृति की भाषा बोलूंगा। कालिदास ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने पहला श्लोक का पहला पद, पहली लाइन पढ़ना शुरू किया, पूरा दरबार जैसे बारिश के बीचों बीच पहुंच गया। उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी, मेघानाद घटा घटा घट घटा, मेघानाद घटा घटा घट घटा, घाटा घटा दुर्घटा। दरबारियों को लगा जैसे सच में उनके सिर के ऊपर बादल आपस में टकरा रहे हों। घटा घटा शब्द से बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने जैसा महसूस होता है। कालिदास अगली लाइन पढ़ते हैं, आगे बोलते हैं, मंडो कश्य बको बको बक बको, बाको बको बो बको। यह सुनते ही सारी की सारी सभा हंसी में गूंजने लगी, हंसी से अचरज में भर गई। विचारणीय बात है, संस्कृत के सारे विद्वान हैरान होने ही थे, क्योंकि संस्कृत का कोई भी विद्वान, एक प्रबुद्ध व्यक्ति इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। बको बको कोई भी शास्त्रीय शब्द नहीं है, लेकिन कालिदास ने मेढकों के टर्राने की आवाज को बिल्कुल असली बना दिया। बको बको से महसूस होता है कि सच में मेढक टर्रा रहे हैं, मेढकों की आवाज सुनाई दे रही है। तभी बिजली कड़की और कालिदास ने अपने सुर को ऊंचा किया, विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते। चकीमकी सुनते ही ऐसा लगा जैसे सच में सबकी आंखों के सामने बिजली कौंध गई हो। ये शब्द आम बोलचाल के नहीं है, ये शब्द संस्कृत शब्दकोश के नहीं है। कालिदास ने अपनी जादुई प्रतिभा से संस्कृत का हिस्सा बना दिया है इन शब्दों को। ये प्रतिभा थी कालिदास के अंदर। और अंत में पूरे दरबार में बारिश का डर और रोमांच जब छा गया, तब कालिदास ने एक डरावनी प्रकृति को एक मीठा मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु मां, वाचस्पति पातु मां। अर्थात प्रकृति का यह रूप भले ही डरावना हो, बिजली कड़क रही हो, बादल गरज रहे हों, लेकिन इस शोर के बीच हे महाभाग नंद किशोर परमेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण मेरी रक्षा करें। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको बचाया है, ऐसे महाभाग आप हमारी रक्षा करें। पूरी सभा इस एक श्लोक के बाद मंत्रमुग्ध हो गई। राजा भोज अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और उन्होंने कालिदास को गले से लगा लिया। उन्होंने देखा कैसे कालिदास ने न केवल बारिश की आवाज को शब्दों में पढ़ा, शब्दों में ढाला, बल्कि अंत में उसे भक्ति और सुरक्षा के एहसास से भी जोड़ दिया। यह श्लोक आज भी हमें सिखाता है कि भाषा केवल नियमों से नहीं बल्कि हमारी अनुभूतियों और आवाजों में बसती है। आइए पूरा श्लोक एक बार सुनते हैं।
मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडो कश्यपको बको बक बको बाको बको बूबको बद्धज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते अर्थम नंदकिशोर गोपवनिता वाचस्पतिः पातु मां वाचस्पतिः पातु मां। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।